क्वेश्चन नंबर 1। रक्तचाप, लार आना तथा वमन इत्यादि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? क्या पूछा गया है कि रक्तचाप, लार आना और वमन ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो सबसे पहले वमन क्या होता है? वमन, जिसे सामान्य भाषा में उल्टी कहा जाता है, उल्टी मतलब अमाशय के अंदर के पदार्थों को बलपूर्वक शरीर से बाहर निकालना वमन या उल्टी कहलाता है। तो इसमें पूछा गया है कि अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी होती है? वे क्रियाएं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, मतलब जिन पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहा जाता है। तो देखते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन बी में है मेडुला, ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है हाइपोथैलेमस और ऑप्शन डी में दिया गया है प्रमस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेडुला। मेडुला भाग, मेडुला भाग अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, जैसे सांस लेना, हृदय की धड़कन, ये सभी क्रियाएं मेडुला भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं। इसमें सभी अनैच्छिक क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क अग्र और पश्च मस्तिष्क के मध्य जो होता है उसे मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। हाइपोथैलेमस क्या है? ये भी मस्तिष्क का ही एक पार्ट है। ये पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि के ऊपर स्थित होता है, बादाम के आकार की एक ग्रंथि होती है। और प्रमस्तिष्क, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, प्रमस्तिष्क। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है? क्या पूछा गया है कि कौन सा भाग है जो मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट पूछा गया है। ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर परीक्षा 20-3-2021 के अंदर पूछा गया था। तो चलिए, ऑप्शन ए के अंदर क्या दिया गया है? महासंयोजक पिंड, ऑप्शन बी में है प्रमस्तिष्क और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है अनुमस्तिष्क और ऑप्शन डी में है मस्तिष्क स्तंभ। तो मस्तिष्क का सबसे विकसित और सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ये शरीर की सभी कार्य क्षमताओं पर नियंत्रण करता है। प्रमस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट होते हैं प्रमस्तिष्क के। बायां गोलार्ध और दायां गोलार्ध। मतलब प्रमस्तिष्क को 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, बायां मस्तिष्क और दायां गोलार्ध। अब अनुमस्तिष्क क्या होता है? अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है, जिसके अंदर चिंतन, स्मरण सभी क्षमताएं होती है, वो अनुमस्तिष्क के अंदर आती है। मस्तिष्क स्तंभ क्या है? मस्तिष्क स्तंभ ये मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी यानी मेरुरज्जु से जोड़ता है, मस्तिष्क स्तंभ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 3, एक पेश या डायफ्राम जो मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। क्या पूछा गया है कि एक पेश या डायफ्राम जो मानव नेत्र के अंदर पुतली के साइज को नियंत्रित करती है, पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर परीक्षा 21/3/2021 के अंदर पूछा गया है। स्टेनोग्राफर भर्ती के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है परितारिका या फिर आयरिस। इसका हिंदी नाम परितारिका है और इसे आयरिस भी कहा जाता है, इंग्लिश नाम इसका आयरिस है। ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है कॉर्निया। ऑप्शन सी के अंदर है रेटिना और ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है काचाबदर। तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए आयरिस। आयरिस पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। ये आंख के अंदर का एक पार्ट होता है आयरिस। कॉर्निया क्या है? कॉर्निया आंख के सबसे आगे एक स्पष्ट गुबंद के आकार का आवरण होता है जिस पर सबसे पहले प्रकाश पड़ता है। बाहर का प्रकाश सबसे पहले आंख के जिस पारदर्शी भाग पर पड़ता है उसे कॉर्निया कहा जाता है। और रेटिना क्या है? रेटिना ये आंख के सभी संकेतों को विद्युत संकेतों में कन्वर्ट करके मस्तिष्क तक भेजता है, तंत्रिका को भेजता है और तंत्रिका इसे मस्तिष्क तक पहुंचाती है। इसे ही रेटिना कहा जाता है। और काचाप द्रव क्या है? काचाप द्रव लेंस और रेटिना दृष्टिपटल और लेंस के बीच काचाप द्रव भरा रहता है। ये एक जलीय द्रव होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम मानक दूरी क्या है? क्या पूछा गया है कि एकदम स्पष्ट देखने के लिए दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है जिससे हमें एकदम क्लियर दिखाई दे? तो ऑप्शन ये पर्सन भी स्टेनोग्राफर परीक्षा में पूछा गया है और ये सीईटी एग्जाम के अंदर 2021 के अंदर भी पूछा गया है। तो देखते हैं। ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है 25 मिमी, ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है 25 सेमी और ऑप्शन सी में है 25 मीटर और ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है कि कोई नहीं। तो देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेमी। 25 सेमी की दूरी पर हम एकदम स्पष्ट सुस्पष्ट दिखाई देता है। मानक दूरी है ये आंख की। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में औसत कितनी बार श्वास लेता है? क्या पूछा गया है कि एक सामान्य व्यक्ति औसत 1 मिनट के अंदर कितनी बार सांस लेता है? तो ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2008 के अंदर पूछा गया है। ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है 24 बार और ऑप्शन बी है 16 बार और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है 36 बार और ऑप्शन डी के अंदर दिया गया 72 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16 बार। एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में औसत 16 बार श्वास लेता है। बच्चे में ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि बच्चा कितनी बार में लेता है एक बार? बच्चा तो 30 से 32 बार बच्चा 1 मिनट में औसत 30 से 32 बार श्वास लेता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ल्यूटिनकारी हार्मोन के संदर्भ में
ल्यूटिनकारी हार्मोन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछा गया है कि ल्यूटिनकारी हार्मोन, जिसे अलच हार्मोन भी कहा जाता है, अलच हार्मोन, ल्यूटिनकारी हार्मोन या अलच हार्मोन। ये क्वेश्चन रीट के एग्जाम में पूछा गया है 2018 के अंदर। तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है कि यह लेडिक कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए उद्दीप्त करता है, कि ये लेडिक कोशिकाएं होती है जिनसे टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए प्रेरित करता है। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो सामान्य इसे पुरुष हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेस्टोस्टेरोन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे पुरुष हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है यह एक तंत्रिका हार्मोन है, और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है कि ग्राही पुटक से स्रावित होता है, मतलब ग्राही पुटिका से ये स्रावित होता है। और ऑप्शन डी में दिया गया है कि अपस के साथ अपसज फोलिकल उत्तेजक हार्मोन के साथ सैक्रम नहीं दर्शाता। एलएच और अपसज हार्मोन दोनों ही प्रजनन हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह लेडिक कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए उद्दीप्त करता है, मतलब ये लेडिक कोशिकाएं क्या होती है, पुरुषों में लेडिक कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए ये संकेत देने का कार्य करता है। एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, महिलाओं में और पुरुषों में इसका कार्य अलग अलग होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है? क्या पूछा गया है कि कौन सा कार्य है जो किडनी या गुर्दे का नहीं है? तो ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है प्रतिजैविक का स्त्राव, यानी प्रतिजैविकी प्रतिरक्षा का कार्य। ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है रक्तचाप का नियमन, मतलब रक्तचाप को नियमित संतुलित बनाए रखना। और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है कि मूत्र को बाहर निकालना। और ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है शरीर के तरलों की अम्लता का नियमन करता है। तो गुर्दे का कार्य, गुर्दा रक्तचाप यानी रक्तचाप ब्लड प्रेशर को संतुलित रखता है। और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है कि मूत्र को बाहर अपशिष्ट पदार्थों को छानना और मूत्र के रूप में बाहर निकालना, यही किडनी का कार्य होता है। और शरीर के तरल पदार्थों की अम्लता का भी ये नियमन करता है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा कार्य है जो गुर्दे का नहीं है? तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, प्रतिजैविकी का स्त्राव। प्रतिरक्षा का कार्य गुर्दे का नहीं होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, एक मधुमेह रोगी में क्या पूछा गया है कि मधुमेह रोगी में शर्करा की जांच की जा सकती है? शर्करा की जांच किस टेस्ट के द्वारा की जा सकती है मधुमेह रोगी के अंदर? ये क्वेश्चन पटवार भर्ती 23/10/2021 के अंदर पूछा गया है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है एलिसा टेस्ट, ऑप्शन बी में है डेनिज टेस्ट, और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है बेनेडिक्ट टेस्ट, और ऑप्शन डी में है बारफोर्ड टेस्ट। क्या पूछा गया है कि मधुमेह रोगी में शर्करा की जांच, तो एलिसा टेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट मधुमेह रोगी में ये कन्फर्म करता है कि अपचायक कि विश्लेषक में अपचायक शर्करा है या नहीं।
शर्करा की मात्रा कितनी है, शर्करा है या नहीं इसके अंदर, ये बेनेडिक्ट टेस्ट निश्चित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेनेडिक्ट टेस्ट। एलिसा टेस्ट क्या है? एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट क्या है? ये मतलब ये हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए टेस्ट किया जाता है। किसका? एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए, एंटीजन या फिर एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए। ये एक प्रयोगशाला तकनीक है। इसमें हमारे शरीर के अंदर तरल पदार्थों के अंदर एंटीबॉडी कितनी है उसका पता लगाया जाता है एलिसा टेस्ट से। डेनिज टेस्ट क्या है? ये भी एक शर्करा की जांच का ही टेस्ट है। और ऑप्शन डी में दिया गया बारफोर टेस्ट, ये बताता है कि शर्करा कौन से प्रकार की शर्करा है, डाइसेकेराइड या मोनोसेकेराइड। शर्करा के दो पार्ट होते हैं, दो भागों में डिवाइड है, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड। इस टेस्ट के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति में किस प्रकार की शर्करा है, डाइसेकेराइड या फिर मोनोसेकेराइड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, रक्त कोशिकाएं जो शरीर को सूक्ष्म जीव और अन्य बाहरी पदार्थों से सुरक्षा प्रदान करती है। शरीर को बाहरी पदार्थों से सुरक्षा प्रदान करती है। ये सीईटी एग्जाम 2023 के अंदर पूछा गया है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है रक्ताणु, ऑप्शन बी है श्वेताणु, और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है पट्टिकाणु, और ऑप्शन डी में है लसीकाणु। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, श्वेताणु। श्वेताणु इसे श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेताणु को श्वेत रक्त कणिकाएं या डब्ल्यूबीसी सेल, डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं भी इसे कहा जाता है। इसका कार्य क्या है? प्रतिरक्षा का कार्य करती है। इसे शरीर की सैनिक कणिकाएं भी कहा जाता है। इसका जीवन काल होता है 30 से 20 दिन का ही, मतलब शरीर के अंदर इनका निर्माण होता रहता है। 30 से 20 दिन तक ही डब्ल्यूबीसी जीवित रह पाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन ए के अंदर दिया गया रक्ताणु, रक्ताणु क्या है? इसे आरबीसी के नाम से जाना जाता है, आरबीसी के नाम से, यानी लाल रक्त कणिका। इनका कार्य क्या है? ये CO2 का परिवहन और O2 का परिवहन, मतलब हृदय से शुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाती है और अशुद्ध रक्त को यानी CO2 को बाहर निकालती है शरीर से, आरबीसी। पट्टिकाणु क्या है? पट्टिकाणु या थ्रोम्बोसाइट्स, पट्टिकाणु या थ्रोम्बोसाइट्स, इसे थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्या कार्य है? ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। रक्त लगातार बह रहा होता है, उसे रोककर उसका थक्का जमाने में ये मदद करता है। और लसीकाणु क्या है? ये भी एक श्वेत रक्त कणिका का ही पार्ट है। ये भी संक्रमण, ये शरीर में संक्रमण पैदा नहीं होने देता। शरीर में संक्रमण ये दो प्रकार के होते हैं, बी लसीकाणु और टी लसीकाणु। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, आरएच कारक एक प्रतिजन है जो कि सतह पर स्थिर होता है। क्या पूछा गया है कि आरएच कारक किस पर स्थिर रहता है, कौन से सतह है जिसके अंदर ये स्थिर रहता है। तो ऑप्शन, ये क्वेश्चन सीईटी 2023 के अंदर पूछा गया है। तो सबसे पहले आरएच कारक क्या है? आरएच कारक एक प्रतिजन है। क्या? एक प्रतिजन है जो कि मनुष्य के रुधिर में पाया जाता है। आरएच कारक मनुष्य के शरीर पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। अगर गर्भावस्था के दौरान आरएच कारक की जांच करना अनिवार्य हो जाता है।
अगर आरएच कारक माँ का खून नेगेटिव और बच्चे का पॉजिटिव है तो रिसेस नामक रोग हो जाता है। उसका कारण आरएच कारक ही होता है, तो इसलिए इसका टेस्ट कराना जरूरी है। तो हमें पूछा गया है कि आरएच कारक की किस तह पर स्थित होता है, तो ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है श्वेत रुधिर कण यानी आरबीसी, सॉरी डब्ल्यूबीसी। और ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है लाल रुधिर कण यानी आरबीसी। और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है बिंबाणु। और ऑप्शन डी है लिम्फोसाइट्स। तो किस किस तह पर स्थित होता है? ये मनुष्य के रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी किस तह पर स्थित होता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी किस तह पर स्थित होता है? अगर माँ का खून नेगेटिव और बच्चे का खून पॉजिटिव है तो रिसेस रोग होता है। उसकी वजह से क्या होता है? रिसेस रोग की वजह से गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा को क्रॉस करके भ्रूण के आरबीसी पर आक्रमण होता है, जिससे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस नामक रोग होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इसकी वजह से कौन सा रोग, आरएच कारक की वजह से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस। तो ब्लास्टोसिस फिटेलिस, फिटेलिस नामक बीमारी हो जाती है, जिससे बच्चे की मृत्यु हो जाती है अगर समय पर जांच नहीं करवाई जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रुधिर कणिकाएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती है? कि एक वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो ये पटवार परीक्षा के अंदर 2021 के अंदर पूछा गया है, पटवार भर्ती के अंदर। तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया 22 से 28 ग्राम प्रति 100 मिली रक्त। ऑप्शन बी में है 6 से 8 ग्राम प्रति 100 मिली रक्त। और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है कि 13 से 18 ग्राम प्रति 100 मिली रक्त। और ऑप्शन डी में दिया गया है कि 19 से 22 ग्राम 100 मिली रक्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13 से 18 ग्राम 100 मिली रक्त। मतलब 100 मिली रक्त के अंदर 13 से 18 ग्राम मात्रा हीमोग्लोबिन की पाई जाती है वयस्क पुरुष के अंदर। क्वेश्चन दो तरह से बनता है, इसमें वयस्क पुरुष के अंदर पूछा गया, यदि बच्चे के अंदर पूछा जाए तो इसकी मात्रा अलग होती है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर आंसर देना है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। रुधिर प्रदान के दौरान किस रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है? मतलब सार्वभौमिक दाता सभी ब्लड ग्रुप को रक्त दे सकता है, उसे सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन महिला पर्यवेक्षक भर्ती के अंदर पूछा गया है। तो ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है और एलसीडी 2018 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं ऑप्शन के अंदर क्या दिया गया। ऑप्शन के अंदर दिया गया है ए बी समूह है, ऑप्शन बी है ए समूह है, और ऑप्शन सी है सी समूह है, और ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है कि ओ समूह है। तो सार्वभौमिक दाता ओ समूह है। ओ समूह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ओ समूह है, ओ जिनका ब्लड ग्रुप होता है वो ए बी सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप वालों को रक्त प्रदान कर सकता है, इसलिए इसे सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से
कौन सा रक्त समूह है जो सार्वभौमिक ग्राही है? इसके अंदर क्या पूछा गया है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि सार्वभौमिक ग्राही है। पहले वाले क्वेश्चन में सार्वभौमिक दाता और इसके अंदर ग्राही। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ग्राही कौन सा है और दाता कौन सा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है कि सार्वभौमिक ग्राही कौन सा होता है। ग्राही जो सभी से रक्त ले सकती है, दाता जो सभी को रक्त प्रदान कर सकता है, और ग्राही जो सभी ब्लड ग्रुपों से रक्त ले सकती है, सभी समूहों से रक्त ले सकती है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन महिला प्रवेशक परीक्षा के अंदर 2015 के अंदर पूछा गया है और हेडमास्टर भर्ती के अंदर भी पूछा गया है, और एलडीसी क्लर्क का जो एग्जाम होता है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है A+, ए पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ऑप्शन सी के अंदर क्या दिया गया है कि AB नेगेटिव, और ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है कि AB पॉजिटिव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव वाला व्यक्ति सभी समूहों से रक्त ले सकता है, तो इसे ग्राही माना गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि असंगत का चयन कीजिए। जो असंगत है, संगत नहीं है, मतलब जो मेल नहीं खाता इन क्वेश्चनों से। देखते हैं ये क्वेश्चन कनिष्ठ लेखाकार परीक्षा के अंदर पूछा गया है, और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का जो एग्जाम होता है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं वो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। देखते हैं ऑप्शन ए के अंदर डीपीटी का टिक्का, ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है DOTS का 6 रोग का टिक्का लगता है DOTS का। ऑप्शन सी के अंदर क्या दिया गया है कि AB पॉजिटिव सर्वदाता, और ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है एड्रिनल हार्मोन। असंगत का चयन करना है, तो इसके अंदर डीपीटी टिक्का ये राइट आंसर है। 6 रोग के अंदर DOTS डॉट्स का टिक्का लगता है, तो ये भी राइट है, और एड्रिनल हार्मोन भी राइट है। इसके अंदर क्या दिया गया है? AB पॉजिटिव सर्वदाता। AB पॉजिटिव सर्वग्राही होता है। क्या होता है? पीछे हम पढ़ के आए हैं कि ये सर्वग्राही होता है, न कि दाता। सर्वग्राही यानी AB पॉजिटिव। जबकि इसके अंदर क्या पूछा गया है कि AB पॉजिटिव सर्वदाता है। सर्वदाता O पॉजिटिव वाला व्यक्ति सर्वदाता होता है, तो ये कथन असंगत है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 मानव शरीर के पाचन तंत्र का क्या कार्य है? पाचन तंत्र क्या है? ये अंगों का एक नेटवर्क या जाल है जो हमारे पूरे शरीर में के अंदर फैला रहता है। पाचन तंत्र पूछा गया है कि इसका क्या कार्य है शरीर के अंदर। तो ये क्वेश्चन मोटर वाहन एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो देखते हैं ऑप्शन के अंदर क्या दिया गया है। तो ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है कि रक्त, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और हार्मोन को प्रसारित करने के लिए। ऑप्शन बी के अंदर दिया गया कि भोजन को तोड़ना और अवशोषित करना और शरीर में अपशिष्ट को निकालना। ऑप्शन सी के अंदर क्या दिया गया कि शरीर से यूरिया नामक अपशिष्ट उत्पाद को खत्म करने के लिए, और डी दिया गया कि इनमें से कोई भी नहीं है। तो रक्त, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मोनों को प्रसारित, ये पाचन तंत्र का कार्य नहीं है।
रक्त के लिए कुछ कोशिकाएं बनी हुई है, कुछ सेल्स है जो ये कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पाचन तंत्र क्या करता है? भोजन को तोड़ता है, भोजन को तोड़ना और अवशोषित करना और शरीर से बाहर निकालना, ये एक जटिल प्रक्रिया है जो कि कई चरणों के अंदर कंप्लीट होती है। मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, स्टमक, इंटेस्टाइना, रेक्टम, ये सभी पार्ट के अंदर ये एक जटिल प्रक्रिया है पाचन तंत्र जो कि कंप्लीट होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भोजन को तोड़कर अवशोषित कर कर और शरीर से बाहर निकाल देता है अपशिष्ट पदार्थों को। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। स्तनपायी या स्तनधारी में दुग्ध उत्पादन को उद्दीपित करने वाले हार्मोन का नाम बताइए, या उस हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? स्तनधारियों के अंदर दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन होता है, इसके अंदर पूछा गया। ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर परीक्षा 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है ग्लूकेगोन, ग्लूकेगोन हार्मोन। ऑप्शन बी है प्रोलैक्टिन और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है कि प्रोजेस्टेरोन और ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है एस्ट्रोजन। तो देखते हैं स्तनधारी में दुग्ध उत्पादन की क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन का कार्य होता है दुग्ध उत्पादन में सहायता करता है। गर्भावस्था के दौरान ये हार्मोन सक्रिय हो जाता है। ग्लूकेगोन हार्मोन का क्या कार्य है? ये एक प्राकृतिक हार्मोन है, नेचुरल हार्मोन, जो शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखता है, शर्करा के स्तर को, शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखता है। प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में और स्त्रियों में दोनों में अलग अलग पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य प्रजनन कार्य में सहायता करता है। ये प्रजनन हार्मोन है, इसे प्रजनन हार्मोन के नाम से जाना जाता है, प्रजनन हार्मोन। ऑप्शन डी के अंदर दिया गया एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन ये भी पुरुष और स्त्रियों दोनों में पाया जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन को महिला हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एस्ट्रोजन को महिला हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। कौन सी ग्रंथि है जो दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन, दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव करती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये पिट्यूटरी ग्रंथि या जिसे पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, मास्टर ग्रंथि। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मास्टर ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि कई नामों से, उपनामों से पुकारा जाता है। तो देखते हैं दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का कार्य भी महिला और पुरुषों में अलग अलग होता है। महिलाओं में प्रसव के बाद, प्रसव के बाद सक्रिय होता है, प्रसव क्रिया के बाद सक्रिय होता है महिलाओं के अंदर, महिला के अंदर। पुरुषों के अंदर क्या कार्य है इसका? पुरुषों के अंदर क्या करता है? शुक्राणु उत्पादन, शुक्राणु उत्पादन, शुक्राणु उत्पादन या शुक्राणुओं की गति को नियंत्रित करने का कार्य ऑक्सीटोसिन करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीटोसिन का क्या कार्य है। तो देखते हैं, हमें ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है पीयूष ग्रंथि,
ऑप्शन बी में है एड्रिनल ग्रंथि, और ऑप्शन सी के अंदर थायराइड ग्रंथि, और ऑप्शन डी में दिया गया कि इनमें से कोई भी नहीं। तो देखते हैं कौन सी ग्रंथि है जो दुग्ध निष्कासन यानी दुग्ध का निष्कासन करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि का कार्य होता है दुग्ध का निष्कासन करना। प्रसव प्रक्रिया के बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन सक्रिय हो जाता है, जिसके दौरान एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनल हार्मोन का सिग्रेशन करती है, और जिसकी वजह से दुग्ध निष्कासन प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया है कि वयस्कों के खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर 100 ml में होता है। क्या पूछा गया है कि वयस्कों के खाली पेट में रुधिर ग्लूकोज का स्तर कितना होता है। तो ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है 200, ऑप्शन बी के अंदर 160, और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है कि ओनली 60, और ऑप्शन डी के अंदर दिया गया 50। खाली पेट रुधिर ग्लूकोज का स्तर कितना होता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 60 होता है। और इस रुधिर वयस्कों के अंदर खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर का परीक्षण कराने के लिए एक टेस्ट होता है जिसे एफपीजी टेस्ट या उपवास ग्लूकोज परीक्षण टेस्ट कहा जाता है। ये हमारे शरीर में शर्करा का स्तर कितना है, शर्करा के स्तर को बताता है। इसके लिए डॉक्टर हमें खाली पेट कम से कम 8 घंटे खाली पेट रहने की सलाह देता है। उसके बाद ये टेस्ट होता है जिसे एफपीजी टेस्ट या उपवास ग्लूकोज परीक्षण टेस्ट कहा जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 ईसीजी किस क्रियाविधि को दर्शाता है। क्या पूछा गया है कि ईसीजी किस क्रियाविधि को दर्शाता है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है, ईसीजी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी की फुल फॉर्म है ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। पूछा गया है कि ईसीजी किस गतिविधि को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है मस्तिष्क, ऑप्शन बी के अंदर है हृदय, और ऑप्शन सी के अंदर है वृक्क या किडनी, और ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है कि इनमें से कोई भी नहीं। तो ईसीजी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हृदय। हृदय की गतिविधि, हृदय की धड़कन, लयता आदि